नमस्कार दोस्तों, कामयाब तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में और डेली डोज में हम प्रकाश को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हमने कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें हम रिवीजन पॉइंट भी लाए हुए हैं आपके लिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने सगे संबंधी तक शेयर करें और आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम आपकी समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा पहले प्रश्न है, नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? वो बनी है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह बनी है। इन्होंने दीपक दास का शतान लिया है। दीपक दास का शतान लिया है। लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? लेखा महानियंत्रक बनी है, वो बनी है सोनाली सिंह बनी है। इन्होंने दीपक दास का शतान लिया है। अब बात करते हैं हम कैग CAG। कैग मतलब होता है नियंत्रक और महालेखा नियंत्रक महालेखा और परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में बात करें तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है और इसकी जो कार्यभार होता है, कार्यभार अवधि होती है, कार्यभार अवधि, इसका कार्यभार होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और आपको बता दें कि वर्तमान CAG कौन है? वर्तमान CAG है जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान कैग हैं। आपको बता दें इनके उपलक्ष्य में, कैग के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को ऑडिट दिवस मनाते हैं। ऑडिट दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें आगे रिवीजन पॉइंट की, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, आगे हम बात करें रिवीजन पॉइंट। तो रिवीजन पॉइंट में क्या है हमारे लिए क्वेश्चन? रिवीजन पॉइंट में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना औद्योगिक संस्थान के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? निदेशक जो वो हुए हैं महानिदेशक डॉक्टर मदन मोहन को नाइलिट, इसे हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं नाइलिट राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर मदन मोहन। आगे बात करें भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार। भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त हुआ है? आर्थिक सलाहकार के बारे में बात करें तो आर्थिक सलाहकार जो नियुक्त हुए हैं वो है वी आनंद नागेश्वर। वी अनंत नागेश्वर को भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है।
आगे बात करें सेना मुख्यालय, सेना मुख्यालय, सेना मुख्यालय नया सेना सचिव, नया सेना सचिव, नया सेना सचिव कौन नियुक्त हुआ है? नया सेना सचिव के बारे में बात करें तो पीजी के मेनन को सेना मुख्यालय नया सेना सचिव नियुक्त किया है। रक्षा खुफिया एजेंसी का सचिव, रक्षा खुफिया एजेंसी के सचिव, एजेंसी के जो सचिव बने हैं वो सचिव बने हैं जीएबी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के सचिव के नियुक्त किया गया है। आगे बात करें इसरो का नया अध्यक्ष, इसरो का नया अध्यक्ष, इसरो का जो नया अध्यक्ष बना है वो बना एस सोमनाथ। भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने परिजनों तक शेयर करें। आगे माया एंजेलो पहली महिला बनी है, पहली एथलीट महिला बनी है जो अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देगी। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री, IMF का मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं जिसका नाम है पियरे ओलिवियर नए मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अर्थशास्त्री बने हैं। अगला प्रश्न, भारत की स्टार्टअप राजधानी कौन सी बनी है? अगला प्रश्न है, भारत की स्टार्टअप राजधानी कौन बनी है? भारत की स्टार्टअप राजधानी कौन बनी है? तो स्टार्टअप राजधानी की बनी है, तो स्टार्टअप जो राजधानी बनी है वो बनी है दिल्ली। इससे पहले जो राजधानी स्टार्टअप की राजधानी थी, इससे पहले की बात करें तो इससे पहले थी बेंगलुरु। इससे पहले बेंगलुरु थी इसकी राजधानी। अब दिल्ली ने बेंगलुरु को पछाड़कर स्टार्टअप राजधानी का स्थान ले लिया है। अगर बात करें स्टार्टअप डे प्रधानमंत्री ने कब मनाने की घोषणा की, तो यह 16 जनवरी दिवस मनाया जाता है, स्टार्टअप दिवस। अगर आप बात करते हैं रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो 100% एलपीजी का प्रयोग करने वाला और स्मोकलेस राज्य कौन सा बना है? राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश बना है। अगर बात करें 100% छात्रों को
कोरोना वैक्सीन देने वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? वो बना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए 100% वैक्सीन देने वाला राज्य, वो भी बना है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का अगर जिला पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश का जिले का नाम है कन्नौज जिला। कन्नौज जिला, हिमाचल प्रदेश का कन्नौज जिला 100% वैक्सीनेशन देने वाला जिला बना है। और राज्य पूछा जाए तो राज्य हिमाचल प्रदेश। आगे वन टाइम परफॉर्मेंस में भारत का कौन सा एयरपोर्ट चुना है? तो वो चुना है चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा या एयरपोर्ट को चुना है, जो 8वें नंबर पर आया है। आगे बात करें स्टार्टअप पुरस्कार। स्टार्टअप पुरस्कार किसे मिला? स्टार्टअप पुरस्कार, स्टार्टअप जो पुरस्कार जीता है वो जीता है रेपोस ने जीता है। रेपोस स्टार्टअप जो पुरस्कार जीता है वो रेपोस ने जीता है। रेपोस ने स्टार्टअप पुरस्कार रेपोस ने जीता है। अगर पूछें ई गवर्नेंस का पुरस्कार किसने जीता, अगर पूछें आपसे ई गवर्नेंस का पुरस्कार, ई गवर्नेंस का जो पुरस्कार जीता है वो नागालैंड ने जीता है। नागालैंड। अगर पूछा जाए कौन से जिले ने, तो सोम जिला है नागालैंड का। सोम जिले ने ई गवर्नेंस का पुरस्कार जीता। आपको बताने ई गवर्नेंस का कार्यक्रम कहाँ हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना। ई गवर्नेंस का कार्यक्रम 24वें नंबर का था, कहाँ हुआ। आगे बात करें सारथी एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? सारथी ऐप किसने लॉन्च की? तो इसका उत्तर होगा सेबी ने। तो आपको बताना है सेबी का गठन कब हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सेबी का गठन। ये आपके होमवर्क के रूप में काम है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। तो ई गवर्नेंस की जो मीटिंग हुई थी, कार्यक्रम हुआ था, वो हुआ था हैदराबाद में। ई गवर्नेंस। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। तोगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तोगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? जो तोगिया महोत्सव है ये मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। आंध्र प्रदेश में तोगिया महोत्सव। अब आगे बात करते हैं हम कुछ अन्य महोत्सव की। यदि आपसे पूछा जाए सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महोत्सव तो आपका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा में सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा है। अगर आप पूछे गंगा सागर मेला तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए माघ मेला तो आपको उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। अब आपसे पूछा जाए
सिपुतुक गास्टर मेला, तो आपको उत्तर होगा लद्दाख में मनाया जा रहा है, लद्दाख में। अगर आपसे पूछा जाए जल्ली कट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपको उत्तर होगा तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है, तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शुरू की गई है राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव, अगर आप बात करते हैं खेलो इंडिया 2022 कहाँ होंगे, खेलो इंडिया गेम्स 2022 कहाँ होंगे, 2022 होते आपके मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए 2023 के कहाँ होंगे, तो 2023 के होंगे कर्नाटक में। अगर आपसे पूछा जाए 2021 के कहाँ हुए या होने थे, या अगर 2021 के पूछे जाए तो आपका उत्तर होगा हरियाणा में। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता। स्वर्ण पदक किसने जीता, तो आपका स्वर्ण पदक जीतने वाली थी, उसका नाम था सुमित भाले। उसका नाम था सुमित भाले ने जीती है, सुमित भाले ने, जो अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था, दुबई। और द जेट के नाम से एक फ्लाइट शुरू की है हाल ही में दुबई ने, द जेट के नाम से। अगर आप पूछे प्रियार आपसे पूछे है प्रियाय महोत्सव कहाँ मनाया गया है, प्रियाय महोत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। प्रियाय महोत्सव कहाँ मनाया गया है, कर्नाटक में बनाया गया है। अगर आपने पूछा जाए आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती, आइस हॉकी प्रतियोगिता जो कहाँ हुई थी, हिमाचल प्रदेश में, ये जीती है लद्दाख ने। किसे हराकर, तेलंगाना को हराकर जीती है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न 26 जनवरी में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है। तो आप 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की रही है। तो इसका उत्तर है यूपी, उत्तर प्रदेश की झांकी नंबर 1 रही है। अगर नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पर कर्नाटक पर, नंबर 1 पे रहा है, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर कर्नाटक और नंबर 3 पर मेघालय रहा है। आपको बता दें, यदि आपसे पूछा जाए लोकप्रिय झांकी किसकी रही है, लोकप्रिय झांकी आपसे पूछी जाए तो लोकप्रिय महाराष्ट्र की रही है। लोकप्रिय झांकी जो रही है वो महाराष्ट्र की झांकी रही है, लोकप्रिय, लोगों को आकर्षित करने वाले। अब आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 करंट न्यूज आई है जो चर्चा में रही है। क्या चर्चा में रहा है, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में
हनीबेन शुरू की गई, हनीबेन गाजियाबाद में हनीबेन शुरू की गई। और लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पैरा बैडमिंटन अकेडमी शुरू की गई है। बैडमिंटन अकेडमी कहाँ शुरू की गई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है बैडमिंटन अकेडमी। अगर हम बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट के बारे में, तो रिवीजन पॉइंट में क्या रहेगा हमारे लिए आज महत्व। रिवीजन पॉइंट बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। हमने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोचा है कि आपके प्रश्न भी रिवीजन होते रहे और आपकी करंट अफेयर अति बेहतर रूप से तैयार होती रहे, ये हमने सोचा है। संसद ने कौन सी ऐप लॉन्च की? संसद ने कौन सी ऐप लॉन्च की? तो जो ऐप लॉन्च की है वो की है डिजिटल संसद। डिजिटल संसद, संसद ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? डिजिटल संसद लॉन्च की है। पैन एम महिला हॉकी कप किसने जीता? अगर पैन महिला कप हॉकी कप जीता जाए तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना किसे हराकर? चिली को हराकर। अर्जेंटीना ने चिली को हराकर पैन एम हॉकी पैन एम महिला हॉकी कप किसने जीता? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने चिली को हराकर। आगे बात करते हैं एशिया महिला हॉकी कप किसने जीता? ये जीता है जापान ने। किसे हराकर? कोरिया को हराकर। जापान ने कोरिया को हराकर जीता है, जापान ने जीता है। अगर महिला एशिया कप में भारत में कौन सा पदक, भारत ने जो पदक जीता है वो पदक जीता है कांस्य पदक। पदक पूछा जाए तो कांस्य पदक जीता है। आगे बात करते हैं ओपन, इंडिया ओपन। रिवीजन पॉइंट ही है ये, रिवीजन पॉइंट। इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। किसे हराकर? सिंगापुर के लोहो कीन यू को हराकर। सिंगापुर के लोहो कीन को हराकर लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया का, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी आपसे पूछा जाए तो दुनिया का सबसे फुटबॉल खिलाड़ी का जो खिताब जीता है वो जीता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जीता है। अगर आपसे पूछा जाए नेताजी पुरस्कार 2022, नेताजी पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये जीता है जापान के शिंजो आबे ने जीता है नेताजी पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है हर्षाली मल्होत्रा ने। हर्षाली मल्होत्रा ने जीता है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022।
आगे बात करते हैं, आज पूरा विश्व कौन सा दिवस मना रहा है। तो आज पूरा विश्व एक महत्वपूर्ण दिवस मना रहा है। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 4 फरवरी को हम एक दिवस मनाते हैं, उस दिवस का नाम होता है विश्व कैंसर दिवस। अगर बात करें 2022 की थीम क्या है विश्व कैंसर दिवस की। इसकी थीम है क्लोजिंग केयर द गैप इसकी थीम है। अगर बात करें सबसे पहला कैंसर दिवस कब मनाया गया था। पहला कैंसर दिवस कब मनाया गया था। ये बनाया गया था 1993। कहाँ। जिनेवा में जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। और आपको बताना है जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर है। जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। ये आपका होमवर्क है। अगर बात करते हैं कब से मनाना शुरू किया है, कब से पूछा जाए तो यह 2000 भारत में पूछा जाए तो भारत में कब से मनाना शुरू कर रहे हैं। तो भारत में यह 2000 से मनाना शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना और कैंसर से हो रही मौतों को रोकथाम करना, इसलिए ये कैंसर दिवस मनाते हैं। अगर हम रिवीजन में ले लें, रिवीजन पॉइंट में तो बताएं 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। ब्रेल दिवस मनाते हैं। ब्रेल दिवस आपको बताना है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 को मनाते हैं थल सेना दिवस, आर्मी। और 10 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्लस राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 30 जनवरी को मनाते हैं शहीदी दिवस। और 30 जनवरी को ही इस साल कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया गया है। और यह है जनवरी के लास्ट सप्ताह में। अब हम बात करते हैं फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो पहले 1 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें। फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। आपका होमवर्क है जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फरवरी के दिवसों के बारे में बात करें तो 1 फरवरी को मनाते हैं हम, जिसका नाम है भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। उसके बाद 4 फरवरी को मनाया जाता है जिसे कहते हैं हम आज मना रहे हैं हमने
4 फरवरी को मनाया था विश्व कैंसर दिवस। तो फरवरी का पहला 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक दिवस, बल दिवस कहते हैं वैसे इसे, भारतीय तटरक्षक बल दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। और 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। और आपको बताना है 2 शतान, कमेंट बॉक्स में बताना है 2 शतान को भी आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश के आपको ये होमवर्क है, गुजरात और उत्तर प्रदेश के 2 शतानों के नाम आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से शतान हैं या कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य जिन्हें रामसर या आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। अगर बात करें 12 फरवरी, तो 12 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस। और 21 फरवरी को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृ। और 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये दिवस आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम बात करते हैं आगे, अब हम बात कर लेते हैं डेली डोज की। डेली डोज में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश, प्रकाश में हम आगे चलते हैं। तो प्रकाश में आगे चलते हैं तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? ये कोई चमकीली सतह है, ये क्या होता है? कोई चमकीली सतह है। देखो ये एक चमकीली सतह है। जब कोई प्रकाश की किरण इस चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए या जिस दिशा से आई है उसी दिशा में चली जाए, तो उस प्रोसेस या उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें देखो ये होती है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और इनके बीच में होता है नॉर्मल, इनके बीच में होता है नॉर्मल। तो इसके ला के, अब देखो ला क्या हो, इसके ला, इसके जो नियम है, इसके 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, बोले तो रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, आपतित किरण एंड नॉर्मल आर लाई एट सेम प्लेन। ये सभी एक ही तल पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा ये हो आपतित कोण, बोले तो इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है। ये होते हैं इसके 2 नियम। आगे बात करें समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं प्लेन मिरर। इसके कुछ गुण होते हैं, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं,
गुणधर्म होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गुणधर्म। इसके जो गुणधर्म होते हैं क्या होते हैं? देखो पहला गुणधर्म कहता है यदि कोई वस्तु, पहला देखो समझो आप, ये कोई मिरर है, ये प्लेन मिरर है। जब कोई वस्तु इस मिरर की तरफ v चाल से चल रही है, जब कोई वस्तु इस मिरर की तरफ v चाल से चल रही है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2v चाल से चलेगा, 2 गुना चाल से चलेगा उसके पीछे की तरफ। तो पहला कंडीशन क्या होती है? जब कोई वस्तु मिरर की तरफ v चाल से चल रही है, मान के चलो कोई वस्तु 2 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, तो उसका प्रतिबिंब कितने किलोमीटर के हिसाब से बनेगा? 4 किलोमीटर के हिसाब से बनेगा। तो 2 किलोमीटर के हिसाब से कोई यदि वस्तु प्रतिबिंब की तरफ दर्पण की तरफ चल रही है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे 2 गुना हिसाब से बनेगी। अब आगे बात करते हैं, ये हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं? ये हमेशा जो प्रतिबिंब बनाते हैं, ये हमेशा प्रतिबिंब बनाते हैं, उनका नाम होता है आभासी और वस्तु के बराबर। हमेशा आभासी बनाएंगी और वस्तु के बराबर बनाएंगी, वस्तु के बराबर। हमेशा आभासी बनाते हैं और वस्तु के बराबर बनाते हैं। आगे बात करते हैं। अब हम बात करें यदि अब देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए यदि कोई त्रिभुज का कोण डिग्री दिया हुआ हो तो कितने बिंब बनेंगे या कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में कोण, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कोण बराबर 360 अपॉन में प्रतिबिंबों की संख्या के बराबर होता है। मान के चलो एंगल आपके पास दिया है 60 डिग्री, तो आपके पास n बोले तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो n कितने बनेंगे? तो इसमें पुट कर देंगे 60 अपॉन में 360 अपॉन में 60, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 6। और आपको बता दें हमेशा समानांतर, अगर 2 मिरर समानांतर हैं, पैरेलल है तो उनमें जो प्रतिबिंब बनेंगे, उनमें जो इमेजेज बनेंगी वो इमेज कैसी बनेंगी? जो इमेज इनमें यदि समानांतर पैरेलल रखे गए हैं तो उनमें इमेज हमेशा बनती है इनफाइनिटी, अनंत, हमेशा अनंत बनेंगी, इनफाइनिटी बनेंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री पर रखे गए हैं, कहाँ रखे गए हैं? 90 डिग्री पे रखे गए हैं समकोण, तो आपके कितने बनेंगे? 90 डिग्री पे रखे गए हो तो 360 अपॉन में 90 कर दो, कितने इमेज बनेंगे? 4 बनेंगी, 4 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे बात करते हैं दर्पण। अब दर्पण के बारे में बात करें तो दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण क्या होता है? दर्पण 2 प्रकार का होता है, जिसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है भाई? इनकी पहचान होती है जब कोई दर्पण, ये देखो बाहर की तरफ पॉलिश क्या हुई है, जो आपको मैं लाइन खींच रहा हूँ ये क्या है? पॉलिश है, ये पॉलिश है, ये बाहर की तरफ होती है पॉलिश। जब किसी दर्पण की बाहर तरफ पॉलिश की जाए तो उसे कहते हैं हम अवतल दर्पण। अगर किसी दर्पण के अंदर की तरफ पॉलिश की जाए, और बाहर की तरफ कैसा हो? परावर्तक वाला हो, अंदर का भाग परावर्तक हो और बाहर का भाग इसके अंदर परावर्तक हो, तो उसे नाम दिया जाता है कॉनकेव। उत्तल दर्पण क्या होता है? जो बाहर की तरफ परावर्तक और अंदर की तरफ पॉलिश किया हो। अवतल दर्पण क्या होता है? जो अंदर की तरफ तो परावर्तक रिफ्लेक्शन वाला हो और बाहर की तरफ पॉलिश किया हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। दर्पण के महत्वपूर्ण
जो हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये हो गया हमारे पास में दर्पण, ये हो गया दर्पण। तो इनकी परिभाषा भी हम साथ साथ करेंगे। ये दर्पण है। अगर आप, ये होता है हमारे पास में दर्पण, दर्पण के ये होता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। यदि रिफ्लेक्टेड पार्ट का मिडल पॉइंट हो, क्या हो, मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट हो तो उसे नाम दिया जाता है पोल, उसे पोल कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि दर्पण का सेंटर हो, क्या हो, सेंटर हो, दर्पण का जो सेंटर हो, ये सेंटर हो गया, ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, इसे कहते हैं हिंदी में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, सी, इसे सी से डिनोटेड किया जाता है। ये देखो सी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि फोकस बिंदु क्या होता है, ये देखो यहाँ से, देखो यहाँ से अगर ये बिंदु, यहाँ पे ये लाइनिंग यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये हो गया फोकस। तो फोकस क्या होता है, पोल और सेंटर कर्वेचर का मध्य बिंदु, पोल और सेंटर कर्वेचर का मिडल पॉइंट होगा फोकस। अगर आप पूछे जाए फोकल लेंथ, अगर आपसे पूछा जाए फोकल लेंथ, देखो ये हमारे पास में आपसे पूछा है फोकल लेंथ क्या होती है, ये होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के मध्य की दूरी फोकल लेंथ होती है। अगर आपसे पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर आपसे पूछा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ये होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य की दूरी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये होती है जब कोई रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजर रही है तो उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये सभी बिंदु रहे हमारे अवतल दर्पणों के बारे में। हम आगे कल पढ़ेंगे कि दर्पण किस प्रकार की इमेजेज बनाते हैं, उनकी नेचर बोले तो उनकी प्रकृति कैसी होती है, साइज कैसा होगा और उनकी स्थिति कैसी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें।